जय हिंद। बिहार की व्यवस्था को देखना और समझना हो तो आज आपके समक्ष एक ऐसी व्यवस्था जो 1986 में तैयार की गई थी और जहाँ पे कई सौ लोगों को रोजगार मिला था। मधुबनी के सूता मिल में पंडौल के अंदर जो अंतर्गत, उस व्यवस्था को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। भारतीय छात्र युवा एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी चंदन कुमार ठाकुर जी आज आप सबके समक्ष इस जो फैक्ट्री की जो व्यवस्था है उसको समझाने के लिए आज आए हैं। और देखिए हम लोग क्या दिखा रहे हैं। नमस्कार। बहुत ही समय के बाद हम फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबों के बीच जुड़े हैं। चूँकि कई महीनों से हमारा जो फेसबुक आईडी था उसे ब्लॉक कर दिया गया है। एक पेज बच गया है हमारा, जो खुदा न खास अपने दिमाग से ये पेज बचा लिया मैंने, नहीं तो हमारी सारी सोशल मीडिया की आईडी ब्लॉक कर दी गई थी। क्यों? कसूर क्या था? कसूर बस एक ही था कि हम जनता की जनहित के मुद्दा को उठाता था। हमारे सोशल मीडिया पे ना तो कोई धर्म की बात होता था, ना कोई जाति की बात होता था, ना कोई कंट्रोवर्सी हम यूज करते थे। हम केवल और केवल मुद्दा की बात करते थे। खैर, उसके अंतर्गत हम लोग कई दिनों से विलंब में थे और विलंब का कारण है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की तैयारी करता है तो तैयारी करने के लिए कुछ समय कुछ वक्त लगता है। अब हमारे संगठन भारतीय छात्र युवा एकता मंच का जो बिहार का तैयारी है वह तैयारी क्या है? हम बिहार के लोकल फॉर वोकल की तैयारी कर रहे हैं। अब लोकल फॉर वोकल क्या होगा? जो हमारे जिस जिला के, जिस प्रखंड के, हमारे बिहार की जो धरोहर है उसको हम खोज करके और समाज के बीच रखने का काम करेंगे। इसी के संदर्भ में जब हम मधुबनी के लिए आए और मधुबनी में हम खोजना चाहा जो मधुबनी में भी ऐसा क्या है जिससे हमारे राज्य को, हमारे व्यवस्था को, हमारे रोजगार को जागृत करे, तो हमें पंडौल स्थित ये एक मिल मिला। ये पीछे आपको दिखने में कॉलेज लगता हो, विश्वविद्यालय लगता हो या एक खंडर लगता हो, लेकिन आपको जब हम अंदर ले चलते हैं तो ये एक भवन है जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। और इस भवन का एरिया, यहाँ की जगह की 4-5-6 एकड़, मेरे हिसाब से 10 एकड़ की जमीन, और यहाँ की व्यवस्था जो वर्ष 1986 में बन करके यह तैयार हुआ, उस समय करीब अरबों रुपए की लागत से 20 करोड़ समथिंग 20 करोड़ों की लागत से बनाया गया यह भवन, बनाई गई यह व्यवस्था आपको किस तरह से खंडर में तब्दील दिख रहा है यह हम दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। और ये खंडर है क्या? ये जो भवन खंडर है जहां हम आप सबों को लेकर के आए हैं, यह खंडर भवन क्या है? यह जो भवन है, यह जो खंडर भवन है, यह क्या है? ये जो आपको दिख रहा है खंडर भवन है, यह बिल्डिंग है, जो कि बिल्डिंग बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी इतनी मजबूत है। जो यह बिल्डिंग करीब 2002 के बाद इस बिल्डिंग में ना तो कोई लोग आए हैं, ना कोई मरम्मत कार्य हुआ, उसके बावजूद भी इसकी मजबूती आप देख सकते हैं। जो 15 साल से खंडर में होने के बावजूद भी इस भवन की मजबूती कितनी है। अब यह भवन कौन सा, क्या है यह भवन? यह भवन है पंडौल का सूत मिल, जिसमें सूत बनता था, उसकी यह मिल था। लेकिन यहाँ तो अब सूत, ना तो सूत है और ना सूत की मिल है। यहाँ केवल और केवल खंडर बना। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यह खंडर तस्वीर केवल और भवन की है, और भवन को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जिस क्षतिग्रस्त के बाद यहाँ आपको कोई मशीन नहीं दिखाई देगी। यहाँ क्योंकि मशीन क्यों नहीं दिखाई देगी? तो सरकार की जो कामयाबी है, बिहार सरकार की जो कामयाबी है, केंद्र की एनडीए की सरकार की जो कामयाबी है, वह कामयाबी का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस चीज को समझिए। ये आपका धरोहर था जो कि आज से वर्ष 1946 में 20 करोड़ की लागत, 1946 में 20 करोड़, 1946 कहा गया, 1986 वर्ष 1986 में 20 करोड़ की लागत से बना हुआ कोई ऐसा इंडस्ट्री, कोई ऐसा मिल जिसकी एक वैल्यू थी, 20 करोड़ की एक वैल्यू थी उस समय, अभी 20 अरब की वह वैल्यू हो जाएगी। सीधे उस पर जीरो बैठता है। उस वैल्यू को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस चीज को देखिए। भवन कोई पुराना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लगता है जी यह भवन कोई पुराना है, लेकिन इसमें मशीन नहीं, इसमें मशीन था। ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है, यह खाली जगह
इसलिए था, ये ऊपर सीड था, नीचे आपको टूटी फूटी ये एल्वेस्टर की टोकरी मिल रही थी। ये था जो मिल की पानी निकासी का जो मार्ग बना हुआ था, गंदे पानी निकलते थे मिल से, अवशेष निकलते थे, वो था। और ये जो टूटी फूटी ये खंड ये आपको दिखाई दे रहा है, एल्वेस्टर की है, क्योंकि इसके ऊपर जो शेड बना हुआ था, ऊंचे ऊंचे शेड बना हुआ था, शेड के नीचे में ये मिल थी। तो आखिर हम लोग को ऐसी नौबत क्यों आई, अब बताइए। जो सरकार डेवलपमेंट पर है, नीतीश जी सरकार में हैं, और सरकार लगातार डेवलपमेंट की बात करती है, इंडस्ट्री की बात करती है, रोजगार की बात करती है। हम कहां से रोजगार लाएंगे, हम कितने विभाग में रोजगार दे पाएंगे, यह विभाग केवल रोजगार का सृजन कैसे करे। आगे आइए, हम आगे भी दिखाते हैं इसकी जमीन कितनी है। आगे आते चलिए, और आगे हम चाहेंगे हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो आगे चल के देखे। ये रुई का अवशेष सब है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो रुई आता था और रुई से सूत बनता था, वह सूत का अवशेष आपको दिख रहा होगा, छोटा मोटा अवशेष, जो वर्ष 2000 ईस्वी तक, ये 2002-3 तक चली है। कहने का मतलब था जो पूरी तरह से जब नीतीश जी की सरकार आई है तब से यह पूरी तरह से बंद हो गई। तो हम इसको क्या माने, हम इस व्यवस्था को क्या माने और इस सरकार को क्या माने, चूंकि यह राज्य सरकार के अंतर्गत यह सरकारी मिल था, यह ना तो कोई प्राइवेट मिल था, यह सरकारी मिल था। और सरकारी मिल का यह मंजर देखिए आज। अब यह भवन पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है, और खंडर में तब्दील होने के बाद यह ऐसी सुंदरता व्यवस्था, यह सुंदर व्यवस्था थी कि बीचों बीच इसके नहर की निकासी थी, जहां गंदे पानी, गंदे अवशेष यहाँ से निकासी होता था। अब हम दिखा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की चौक चौबंदी, जो पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो चुका है। और जहां जितने दूर तक आपकी नजर जाती है, यहाँ हम जाते हैं, वो पूरी तरह से अब जैसे लग रहा है जो न जाने कौन सी सल्तनत की यह विरासत है, न जाने हड़प्पा सभ्यता की यह विरासत है, जो अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। और यह सभ्यता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह हमारी 21वीं सदी का, ये हमारा 21वीं सदी का मंजर है, जो देख लीजिए पीछे प्राइवेट भवन बन गए हैं, बड़े बड़े इमारत बन गए हैं, लेकिन यह सरकारी भवन, सरकारी जमीन देख लीजिए किस तरह से खंडर में तब्दील है। आपको इतने बड़े हॉल इधर भी दिखा रहे हैं, यह भी एक हॉल ही है जिसमें मशीन लगे हुए थे। अब इसमें मशीन जो लगा हुआ था, वो मशीन था केवल सूत बनाने की मशीन लगी हुई, जहां से सूत निकलते थे, सूती वस्त्र निकलते थे, और बड़े बड़े उद्योग होते थे। आज हम विदेशों पे आश्रित हैं, हम अपने कपड़े विदेशों से मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि मेरे पास उतनी उपलब्धता नहीं है। उपलब्धता क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे बड़े बड़े मील जब बंद हो जाएंगे तो रोजगार कहाँ से आएगी, और रोजगार भी नहीं आएगी। रोजगार ना आने की तो बात छोड़ दीजिए, हम जो कपड़ा उपयोग करते हैं, वह कपड़े की कॉस्टिंग कितनी बढ़ जा रही है। यही सूती वस्त्र इतने नीचे आपको दिखा दे, इतने टुकड़े पड़े हुए हैं, एल्वेस्टर के टुकड़े, यहाँ चलना भी दुर्लभ है। यहाँ खतरे से खाली नहीं है। इस खंडर में हम आए हैं आप सबों के बीच, इस खंडर को दिखाने के लिए हम आए हैं। ये देखिए ऊपर का छत प्राय हर बिल्डिंग का खत्म हो चुका है। अब कौन तोड़ दिया, कैसे इसको क्षतिग्रस्त किया गया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, क्योंकि जब इस पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे, हम कोर्ट में PIL दायर करेंगे, तब हम इस पर इसकी पूरी जानकारी आप सबों तक पहुंचाएंगे। अभी ये देखिए बिल्डिंग की पूरी जो दीवार है चौतरफा, वो पूरी मजबूती में है और मजबूत है, लेकिन ऊपर की छत पर खंडरों में तब्दील हो गया है। आपको इधर भी दिखाएं, ये भी एक मंजर है, इधर भी दिखा रहे हैं आपको, यह भी जो है खंडरों में तब्दील हो गया है। और आपको प्रायः हर एंगल पे हम लोग घुमा करके दिखा रहे हैं, और दिखाते दिखाते हम यह पूरे मंजर को आपको दिखा रहे हैं, ये किस तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। अब हम आते हैं क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा होने का कारण क्या था, आखिर इस तरह से जो व्यवस्था बनाया गया बिहार में, आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई। आप देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं चारों तरफा चौतरफा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो किस तरह से यह मिल खंडर में तब्दील हो गया है। यह मधुबनी के सूत मिल जो पंडौल में स्थित है, सूत मिल है मधुबनी के, और मधुबनी का सूत मिल है, सूत का मिल है। यहाँ पर सूत बनता था, जो कि लगातार वर्ष 1986 में यहाँ पर स्थापित किया गया था।
उस समय इस जगह का व्यवस्था, इस जगह की संचालित करने के लिए करीब करीब 20 करोड़ों रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई थी सरकार की, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पूंजी था। उस पूंजी को तब्दील किया गया, इनमें इन्वेस्ट किया गया। और करीब करीब आपको हम बता दें, एक जानकारी तो आपको अभी तक तो केवल हम दिखाए हैं, जानकारी आपको ये देना था, जो इसमें रोजगार जब 2002 या 3 के करीब में इस मिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, उस समय इस मिल में करीब करीब हजारों की संख्या में कर्मचारी और मजदूर थे। ठीक है, तो उनकी पेमेंट करोड़ों रुपया, उनकी पेमेंट करीब करीब 1.5 करोड़ से ऊपर, जो 2002-3 के बीच में 1.5 करोड़ का भी एक महत्व था, उनकी पेमेंट आज तक नहीं मिल पाई। और वो आज तक इस आस में लगे हुए हैं जो हमारी पेमेंट कब मिलेगी। आज 2002-3 के बाद नई सरकार आई, बिहार में नया सरकार बदला, केंद्र में नई सरकार आई। केवल रोजगार की ढिढोरा पीटने से रोजगार नहीं आ जाती है। हमारी परंपरा, हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे बिहार की धरोहर को बचाना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, जिसको लेकर के हमारी टीम, हमारे भारतीय छात्र युवा एकता मंच के तमाम टीम, जो पूरे जिलावार से लेकर के लगातार हम लोग जिला की कवर कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जरूरत पड़े तो जनसंवाद भी हम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज है, हम अकेला आंदोलन करके क्या कर लेंगे, हम अकेला कितने देर तक लड़ेंगे। लड़ना आपको है। हम आपको आपकी व्यवस्था के बारे में बताते हैं, जो आपकी व्यवस्था आपके साथ, आपकी क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके राज्य में इतनी बड़ी धरोहर है, जिसको पूरी तरह से अगर चालू कर दिया जाए तो आज भी आपको रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी व्यवस्था के लिए भागना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, और दूसरे राज्य में जाकर के आपको जलील और जिल्लत की जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। हमारी कॉलेज इंडस्ट्री खराब है, हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो किस व्यवस्था को लेकर के हम सरकार बना रहे हैं? केवल इस व्यवस्था को लेकर के जो हम बीजेपी को दे रहे हैं, हिंदू हैं तो हम मुसलमान को दे रहे हैं, हम ये हैं तो हम वो हैं, हम इस जाति के लोग हैं। आप आज भी धर्म और जाति से अलग उठिए। राजनीति धर्म और जाति से नहीं चलती है, राजनीति व्यवस्था से चलती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो राजनीति राजा की नीति होती है, और जिस राजा के पास नीति नहीं हो, जिस राजा के पास नियति नहीं हो, वह राजा हमारे लिए कभी घातक हो सकता है, वह हमारे राज्य के लिए घातक हो सकता है, वह हमारी व्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। इसलिए आप अपने राजा के खिलाफ, चाहे वह राजा आपके द्वारा ही क्यों नहीं बनाया गया हो, अगर राजा आपके द्वारा बनाया गया हो, गलत तरीके से नीति बना रही है, उसके खिलाफ भी आपको लड़ना चाहिए। और इसी को लेकर के हम लोग आए हैं। चाहे राजा हमारे घर का हो, हमारे परिवार का हो, हमारा भाई हो, मैं उस सभी के खिलाफ लड़ूंगा जो आज सरकार में है और पूरी तरह से लगातार व्यवस्था में दे रहा है। वर्ष 1990 से लेकर के अब तक जितने लोग सरकार में आए हैं, सरकार का सहयोगी बने हैं, या सरकार में पूरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए हैं, उन सभी को यह चीज को सोचना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर वह पार्टी आपके समक्ष आता है और फिर डेवलपमेंट की बात करता है, जो हम ये करेंगे, तो यह पूरी तरह से नाजायज है, वह पूरी तरह से आपको घातक दे रही है, पूरी तरह से आपको धोखे में डाल रही है। इसलिए उनके धोखे में ना पड़ के अपनी मुद्दा की बात करिए। जो इस मुद्दा पे काम करेगा वही मेरा अगला सरकार होगा, और नहीं तो हम वोट बहिष्कार करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। इसी के बीच हम फिर नई जगह पे नई व्यवस्था को लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। आप सबों का जन समर्थन, आप सबों का हौसला हमारे लिए यह बाण की तरह है, राम बाण की तरह है, जो हम लड़ते हैं। और सुदूर गांव में जहां यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पता नहीं क्या था, हम अंदर आए, जंगलों से होते हुए हम अंदर आए हैं, आप सबों को इस चीज का अवगत करवाए हैं। हम क्रांति के लिए निकले हैं और क्रांति ही करके रहेंगे, चाहे वो विचारों की लड़ाई। मैं अकेला, चंदन ठाकुर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, विचार बहुत कुछ कर सकता है। हम विचार को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम विचार को बढ़ाना चाहते हैं, और इस बढ़ते हुए विचार के साथ आप सभी लोग कमेंट में सुझाव दीजिए, सहयोग करिए, और अगर हमसे कुछ गलती हो रहा उस पर भी आप लोग सहयोग करिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोगों को, बिहार वासियों को हम आग्रह करते हैं जो इस विषय पर आप लोग अवश्य सोचे। जय हिंद, जय बिहार।